सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश इस समय सुर्खियों में है और सुर्खी में केवल विवादित बिलों को लेकर नहीं है, बल्कि सुर्खियों में पंचायत चुनाव से लेकर अब तक लगातार और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस के क्रियाकलापों पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक बड़े इंटरव्यू में साफ शब्दों में ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहाँ की सरकार पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान अपने आप में एक महत्व रखता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को किस तरह से कटघरे में लाया जा रहा। क्या वाकई पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं या उनके बातों में दम है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस की नकेल जो है वो एक विशेष व्यक्ति के हाथों में है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कानून और संविधान से हटकर योगी जी या उनके समर्थकों के आदेश का पालन कर रही? इन सब विषयों पर और तमाम उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उस पर बात करने के लिए हमारे बीच प्रदीप कुमार सागर जी हैं। ये अंबेडकर समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं और इनकी सक्रियता लगातार बनी रहती है, समाज के बीच रहते हैं और अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखते रहते हैं। सागर जी, आपने समय निकाला आज देश की सच्चाई में, हम इसके लिए आपके आभारी हैं, आपका स्वागत करते हैं। सागर जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में आप अंबेडकर समाज पार्टी के महासचिव हैं। मैं पार्टी पर अभी ज़्यादा जोर इसलिए नहीं डालूंगा कि जो लोग जानते हैं एएसपी को, वो अंबेडकर समाज पार्टी की तमाम चीज़ों को जानते हैं, इसलिए संगठन पर कोई बात नहीं। बात ये है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर समस्या है बना हुआ? क्या पुलिस फरियादी का सुनती है, सही उस पर एक्शन होता है, या पुलिस वाकई मनमानी करती है? उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अपराधों का संक्षिप्तीकरण कर रही है। अभी रिसेंट के 2 मामले हैं। एक लड़के का मोबाइल छीन के ले गए, वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस कहती है इसको ये लिख दो कि हमारा लूटा नहीं गया है, कहीं गिर गया है, तो हम आपका मोबाइल दिलवा देंगे। दूसरा प्रकरण मैनपुरी जनपद के ग्राम बदनपुरा का है। वहाँ एक स्कॉर्पियो गाड़ी कोई काले रंग की है, उससे एक लड़की उठाई गई और उठाने के बाद जब उसका पिताजी जो हैं थाने गए तो थाने की पुलिस कहती है कि इसमें गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दो, जबकि सबके अपहरण का नहीं। जी, अपहरण का नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को सरकार का निर्देश है कि अपराधों का संक्षिप्तीकरण करें। और जिस तरीके से बीजेपी के गुंडे जो हैं सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, कहीं बम फोड़ते हैं, कहीं गोली चलाते हैं, पुलिस भाग जाती है, तो पुलिस के सामने ये अपराध कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ कोई मुकदमे दर्ज नहीं होते, उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो ये मान लेना चाहिए कि ये आतंकवाद लगा रहे हैं और ये अपराधों को कम नहीं कर रहे हैं, अपराध बढ़ा रहे हैं। पीड़िता के परिवार के लोग जब ये कहते हैं कि ये फरियाद हमारी है, मेरे बच्ची का अपहरण हो गया, फिर पुलिस को ये अधिकार कहाँ से आता है कि वो नहीं, तुम अपहरण नहीं बोलो, तुम गुमशुदगी बोलो, इत्यादि इत्यादि, ये पुलिस क्यों करती है? पुलिस सीधी सीधी अपराधियों के साथ मिली हुई है। मेरा तो मानना ये है, जब अपराध को संक्षिप्तीकरण कर रही है, लड़की का उसके सामने, लोगों के सामने अपहरण हुआ है, लड़की चिल्ला रही है, चिल्लाती हुई गाड़ी में जा रही है, लोगों ने देखा है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस जो है किडनैप की जगह गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रेशर डाल रही है। और अभी तक जो है किसके इशारे पर होता है ये सारा? सरकार के इशारे पे होता। पुलिस तो जैसी सरकार होती है उसके इशारे पे काम करती है। सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश से तो गुंडा थर थर कांपता है योगी से और सब प्रदेश खाली करके चला गया है। अरे योगी जी खुद गुंडे रहे हैं, उनके खिलाफ इतने केस थे, उन्होंने अपने स्वयं वापस लिए हैं, उनके खिलाफ तो मर्डर तक के केस थे। तो आप ये बताइए, गुंडा कहीं इंसानियत का राज कायम कर सकता है? सारे प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल है। आज छिनैती और लूट डकैती सारी चीज़ चल रही है। बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि बच्चे जो हैं सुसाइड करने की स्थिति में आ गए, डिप्रेशन में चले गए। और जो सरकारी पहले वैकेंसियां, जो नौकरियां निकलती थी, वो आजकल निकलती नहीं है और उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाता है, जिसमें 40,000 की नौकरी वाले को 8,000 दिए जाते हैं। 8,000 देने के बाद वो अपने परिवार का जीवन यापन भी नहीं कर सकता। इन्होंने आउटसोर्सिंग का आप लोग विरोध नहीं करते हैं?
बिल्कुल, हमारी पार्टी आउटसोर्सिंग का विरोध कर रही है। हमारी पार्टी अगर सरकार में आई तो आउटसोर्सिंग ख़त्म करके नौकरी देगी। सबका पक्कीकरण। जी जी, सबका। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ जो दृश्य उत्तर प्रदेश का आता, मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगों पर बुलडोज़र चला दिया गया, अतीक अहमद की बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई, विकास दुबे के मकान को तहस नहस कर दिया गया। ये मुट्ठी भर अपराधियों को जेल में तो संरक्षण दिया गया है और बाहर उनके मकानों को तोड़कर बाकी अपराधों की बात मतलब उस पर पर्दा डाला जा रहा क्या? जी, ये एक तरीके का षड्यंत्र है। अपराधी जो भी हो उसको तो कम से कम उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं अपराधियों के तरफ नहीं हूँ, जो भी अपराध करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने अवैध कोई चीज़ बनाई है तो वो उसको तोड़ना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को केवल राजनीतिकरण करना ये गलत है। ज़्यादातर योगी के समर्थक को सोशल मीडिया पर कहते हैं, आप जब सोशल मीडिया को चेक करेंगे तो लगेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक विशेष वर्ग था जिसने पिछली सरकारों के शह पर बिल्कुल आतंक फैला रखा था, अवैध निर्माण, अवैध वसूली इत्यादि इत्यादि। योगी जी ने उन सबों पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया है। अब प्रदेश में अमन चैन सुकून है। तो पिछले पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोका गया, खींचा गया, मारा गया, महिलाओं की साड़ियाँ खींच ली गईं, ये अपराधी नहीं थे तो थे कौन? इनकी अपराधी जो बीजेपी में हैं वो अपराधी नहीं है, वो सफ़ेद पोश हैं। और कोई दूसरा अपराध करे तो अपराधी हैं। और बिना निरपराध भी इनको क्या है, निरपराध आदमी को भी ये पकड़ लेते हैं और जेल भेज देते हैं। अभी लखनऊ का जो मामला है, आतंकवादी बताया गया, मैंने उस महिला का इंटरव्यू देखा, उसके यहाँ खाने का कुछ है नहीं, उसका मकान टूटा हुआ है। आतंकवादी कहीं आज तक वो व्यक्ति कहीं बाहर गया ही नहीं, पासपोर्ट भी नहीं है जी। उसको, अरे भाई आतंकवादी होगा तो उसके पास पैसा होगा, उसके बच्चों पे अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा खाता होगा, टूटा फूटा मकान भी नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को जानबूझ के ये लोग गिरफ्तार करते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो कि मुसलमान आतंकवादी हैं। और उसके बाद अभी देखा गया कि 20-20 साल, 25-25 साल मुकदमा चलने के बाद निरपराध घोषित हुए। जो उनकी 20 साल की, 25 साल की जो उम्र जेल में कट गई, उनका परिवार ने क्या दिक्कत देखी। कमाने वाला व्यक्ति जो है जेल में भेज दिया गया, तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसा हुआ होगा। उन बच्चों का जिन्होंने अपने बाप को 20 साल नहीं देखा, उनको बाप कौन ला के देगा? उनका बचपन ख़राब कर दिया। एक माँ बाप दो होते हैं परिवार में, दोनों पहिए होते हैं परिवार के, एक पहिए पर गाड़ी कैसी चलती है? तो बड़ा सोचा जाए तो बड़ा गंभीर समस्या है ये। क्या आपको लगता है बहैसियत राजनेता, चूँकि आप राजनीति में हैं, आपको लगता है कि ये जो हो रहा 10-15 वर्षों के बाद न्यायालय क्लीन चिट देती है कि नहीं, तमाम जांच और पड़ताल के बाद ये लगा कि नहीं इनकी संलिप्तता नहीं थी, तो जिन पदाधिकारियों ने, जिन एजेंसियों ने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की और जो उस पर आरोप लगाया, उसके पूरे परिवार को कलंकित भी किया, अपमानित भी किया और साथ में विवश भी कर दिया, उसके आय के स्रोत को रोक दिया, तो उन पर मुकदमा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये सरकार के संरक्षण में, सरकार की मानसिकता के अनुसार ही पुलिस वाली और जो भी एजेंसियां वो काम करती हैं। अगर पुलिस और एजेंसियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो सही तरीके से काम कर पाएंगी, न्याय का राज कायम कर पाएंगी। लेकिन सरकारें जो हैं जातिवाद और धर्म के बढ़ा के और ये आतंक फैलाते हैं, और जिससे इनकी सत्ता चलती रहे और फूट डालो राज करो वाली नीति ये इस्तेमाल करते हैं। 2022 में चुनाव होने, आप राजनीति में सक्रिय हैं, आम जनों की क्या आवाज़ है? आम जनों की आवाज़ है महंगाई और बेरोज़गारी और कानून की सुरक्षा। धर्मांतरण नहीं है मुद्दा? धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है। धर्म का, जनसंख्या नियंत्रण भी नहीं? जी, कोई मुद्दा नहीं है। जिस व्यक्ति के 10 बच्चे होते हैं वो भी पाल लेता है, एक बच्चा होता है वो भी पाल लेता है, सरकार कोई मदद नहीं करती उसके बच्चों को पालने में। वो तो वही जो कमाता है वही तो देता है, सरकार कोई किसी को एड थोड़ी देती है। ये तो बकवास कानून बना रखा है। तो मुद्दा मतलब ये नहीं बनेगा? योगी जी तो इसी को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये जनसंख्या नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं है, ना इनके क्षेत्र का मामला है। ये भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो इन्होंने कानून बनाया उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुद्दा पूरी तरह से रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई रहेगा? जी जी जी, इन्होंने धर्म में धकेल के पूरे देश को बर्बाद कर दिया। धर्म की राजनीति करके देश को जो है गरीबी की ये हालत पहुंच गई है कि हम आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच गए हैं। एक छोटे से पाकिस्तान से ये जो है अपनी बराबरी करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए।
ये पाकिस्तान और ये क्या कहते हैं भारत सरकार, ये आपस में लड़ा भिड़ा के अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं। इनका किसी से कोई लेना देना नहीं। इनका मतलब ये नूरा कुश्ती है। जी मैच फिक्स। बिल्कुल मैच फिक्स है। मोदी जी साल देते हैं, जाके पाकिस्तान जाके साल देते, बिना बताए जाते, बिरयानी खाने जाते हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान का राग लाते हैं। हमारे मुसलमान भी दोस्त हैं, हमारे सवर्णों में भी दोस्त हैं और वो सारे इंसानियत चाहते हैं। लेकिन राजनीति जो है उसका सीधा काम है कि फूट डालो, राज करो। ये चंद लोग हैं जो अपना कब्जा रखना चाहते हैं। ये धूर्त किस्म के लोग हैं। ये जनता समझ गई है अब कि इनको बिल्कुल मैंडेट नहीं देगी। इनको जो है बिल्कुल, अब तो आपने देखा भी होगा गांव-गांव में अगर बीजेपी कार्यकर्ता जा रहा तो पीट भी रहे हैं लोग बाग। किसान बरसों से पड़ा हुआ है सड़क पे, 9 महीने करीब हो गए सड़क पे पड़ा हुआ, उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। भाई हमारे लिए कोई कानून बनाएंगे तो हमसे पूछेंगे तो क्या आपको क्या चाहिए, लेकिन मनमानी कर रहे हैं। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये देश के मूल निवासी नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। ये गरीबी ला के इनको गुलाम बनाना चाहते हैं और पूरा मुल्क इस समय उसकी बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, वो चीज़ खरीद नहीं पाता, सारी चीज़ महंगाई हो गई है और तनख्वाह उसकी कम कर महंगाई बढ़ा दी है। तब वो बंदा क्या करेगा, कैसे परिवार का काम चलाएगा। तो नौजवान कुछ अब अपराधी प्रवृत्ति के भी बनेंगे। जब अपने पेट तो भरना ही है, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भी अपराध का कारण बन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अपराध का कारण, शोषण, उत्पीड़न और बेरोजगारी अपराध का कारण बन रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रदीप सागर जी राजनेता हैं, घूमते रहते हैं, तो इनका अनुभव कहता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 जो है वो रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई के मुद्दे पर होगी, ना कि ध्रुवीकरण करके धर्म के नाम पर चुनाव जीतने का जो प्रयास हो रहा है कथित तौर पर, उसमें पार्टियां सफल नहीं होंगी। देखा जाए, अभी समय है, प्रतीक्षा किया जाए। यदि ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई पर चुनाव होनी चाहिए। आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम कैसे कैसे करवट ले रहा है उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। ग्राउंड से भी हम रिपोर्ट देते रहेंगे, आम जनों की राय भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, बुद्धिजीवियों को भी आपके बीच लाते रहेंगे। बस आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ।